नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम बनाए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडेंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के तहत अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट को क्लासिफाइड करना होगा कि वो किस कैटेगरी के हैं और किस उम्र के यूजर्स उस कंटेंट को देख सकते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हेलो, कौन? कायतुंडे भाई, भाऊ कहाँ हो आप? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है, ओटीटी के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है कि ये तमाम प्लेटफॉर्म इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे और इसके बाद जो अनावश्यक विवाद इनके जरिए उठते थे उन पर अब लगाम कस सकेगी। सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की नकेल कसने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत के निपटारे के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, हमको बताना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह पता होना बहुत जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल न्यूज पोर्टल के बारे में कहा कि उनके यहां खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था हो। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होते हैं, वैसी ही व्यवस्था ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए होनी चाहिए। इस पर दिखाए जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से होना चाहिए। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है, ओटीटी के लिए कुछ भी नहीं है। तो प्रोग्राम कोड आएगा जो टीवी वालों को है, सीरियल्स वगैरह सब चलते हैं। सिनेमा के लिए हम अभी सेंसर बोर्ड उसमें नहीं ला रहे कि 13, 16 प्लस एंड ए फिल्म्स कौन से, और घर में भी देखा जाता है तो घर में बच्चे ये नहीं देखेंगे। इसकी एक सुचारू व्यवस्था वो प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेवारी है। बीते कुछ वक्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर कई मर्तबा बवाल हुआ है। ऐसे में आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें आखिर क्या है। पहली गाइडलाइन, ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए 3 चरणों का मैकेनिज्म होगा। इन सभी को अपनी जानकारियां देनी होंगी। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, लेकिन जानकारी देना जरूरी होगा। दूसरी गाइडलाइन, शिकायतों के निपटारे के लिए सिस्टम बनाया जाएगा। इन्हें सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर इसी कद का कोई व्यक्ति लीड करेगा। तीसरी गाइडलाइन, अगर किसी मामले में तुरंत एक्शन ले जाने की जरूरत है तो इसके लिए सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो इस तरह के मामलों को देख सके। चौथी गाइडलाइन, फिल्मों की तरह ही ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी प्रोग्राम कोड फॉलो करना होगा। कंटेंट के बारे में उम्र के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना होगा, यानी कौन सा कंटेंट किस आयु वर्ग के लिहाज से उचित है। इसे 13 प्लस, 16 प्लस और ए कैटेगरी में बांटा जाएगा। पांचवी गाइडलाइन, पेरेंटल लॉक, यानी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अभिभावक अपने बच्चे के लिए ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सके जो ठीक नहीं है। सरकार ने कहा कि ओटीटी हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारे सामने शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में व्हाट्सएप यूजर्स 50 करोड़ हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर्स एक्टिव हैं। इन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज की शिकायतें आई हैं। ये चिंताजनक बात थी, इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया। आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट, कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है
Again, if there is a court order or appropriate government directs that, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो अगले 3 महीने में लागू कर दिए जाएंगे ताकि उन्हें अपना मैकेनिज्म सुधारने के लिए वक्त मिल सके। ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए कानून उसी दिन प्रभाव में आ जाएंगे जिस दिन सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने सोशल मीडिया के लिए कोड एथिक्स जारी किए हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां भारत में बिजनेस कर सकती हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून मंत्री ने कहा है कि ऐसी चीजें सोशल मीडिया से आ रही हैं जो समाज के लिए खतरनाक हैं। हमें ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बॉर्डर पर से भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में ये गाइडलाइंस जरूरी थी। प्रभु, कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए। आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। सोशल मीडिया को लेकर पिछले तमाम महीनों से कहें, कई सालों से लगातार मांग हो रही थी कि इस पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक पे जो कोई भी तमाम अनाप शनाप तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही थी, लगातार वीडियो जा रहे थे, उसको लेकर लगातार सरकार से मांग उठ रही थी कि इस पर कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज पोर्टल के साथ साथ सोशल मीडिया के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है। बीते काफी वक्त से असामाजिक तत्व फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए हिंसा फैलाने, किसी धर्म विशेष के बारे में गलत बातें लिखने और बोलने का माध्यम बना लिया है। सरकार ने इसे लेकर भी चिंता जाहिर की है। सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister hoists the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. सरकार की ओर से यह साफ कह दिया गया कि सोशल मीडिया के लिए भी एक वॉच डॉग की जरूरत है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए देश में किसी भी तरह का गलत कंटेंट पोस्ट न किया जाए। सरकार ने सोशल मीडिया के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, अब वो भी समझ लीजिए। पहली गाइडलाइन, सोशल मीडिया यूजर्स करोड़ों की तादाद में हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर इन यूजर्स को अपनी शिकायत के निपटारे के लिए एक फोरम मिले। दूसरी गाइडलाइन, अगर कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह जानकारी साझा करनी होगी। तीसरी गाइडलाइन, ये व्यवस्था केवल भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्तों, रेप, यौन शोषण जैसे मामलों में लागू होगी। चौथी गाइडलाइन, हम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स के आंकड़े बताएंगे। इन प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा, एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और उसका नाम भी बताना होगा। पांचवी गाइडलाइन, इस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा। छठवीं गाइडलाइन, यूजर के सम्मान, खासतौर पर महिलाओं के सिलसिले में, अगर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करता है तो आपको शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। सातवीं गाइडलाइन, इन कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायत आई है और उन पर क्या कार्रवाई की गई। आठवीं गाइडलाइन, अगर किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे ऐसा करने की वजह बतानी होगी। ये कहना कि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ डिजिटल न्यूज पोर्टल का मुद्दा ऐसा है, कौन है और कैसे कौन कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिस्क्लोजर होगा और वो जानकारी सब आएगी तब हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो अगले 3 महीने में लागू होने हैं, क्योंकि इसके लिए खास तरह के मैकेनिज्म पर काम करना होगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि नोटिफिकेशन जारी होते ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स को इसे सख्ती से मानना पड़ेगा। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तमाम कानून और क्या कुछ प्रावधान लाए हैं, इसकी जानकारी हमने आपको दी और आने वाले वक्त में जो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर करोड़ों यूजर्स हैं, लेकिन अफवाहें भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए ही फैलाई जाती हैं। डिबेट को ओपन करते हैं, हमारे साथ वैभव महेश्वरी जो कि आप प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी। निधि गुप्ता, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, प्राची अधिकारी जो कि अभिनेत्री हैं, और विजय खेरा जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल विजय खेरा जी आपसे, लगातार जिस तरीके से कानून में बदलाव किए गए और सख्त कानून अब सरकार लेकर आ रही है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि अब बीजेपी डर गई है सोशल मीडिया से और अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहती है बीजेपी। अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, कि एकता सुंदरता से समझौता नहीं किया जा सकता है। महिलाओं की इज्जत, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इतनी सारी बातें जो सोशल मीडिया में देश के लिए हानिकारक हो रही है, तो क्या कोई सरकार इस पर चुप बैठेगी? सवाल अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके लिए कौन रोक रहा है? अभिव्यक्ति की आजादी है, यह भी कीजिएगा। दूसरी बात यह, जब यही बात व्हाट्सएप को या फिर फेसबुक को बताई गई, तो उन्होंने किसी भी तरह के कानून से या इस तरह की बात मानने से इनकार कर दिया। ये देखिए आप, मतलब वो दिखाएंगे ताकि बच्चों का भविष्य खराब कर सके हिंदुस्तान के, ताकि उनको ऐसी चीजें दिखाएं ताकि उनका पढ़ाई लिखाई शिक्षा और भविष्य की ओर ध्यान न जाकर उन चीजों पर ध्यान चला जाए। तो कौन सी सरकार बर्दाश्त करेगी, आप बताइए। और फिर जो कानून भी बना रहे इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी काफी लचीला है। अभिव्यक्ति की आजादी को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। इतना ही तो कहा है कि आप एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करिए, नियुक्त करिएगा, जो शिकायत में दर्ज करे और 24 घंटे में कोशिश करे कि जिनसे शिकायत आए आपत्तिजनक चीजें तो हटा दे। और ये कहा गया कि 15 दिन में उसके ऊपर हमें जवाब दे दिया जाए जो आपने रजिस्टर किया है। मुझे तो लगता है इसमें क्या बुराई है। और उद्गम अगर सरकारी एजेंसी पूछती है तो उसका उद्गम क्या है, सोर्स क्या है, वो बताइए ताकि एक्शन लिया जा सके। आखिर आप देखी तो रहे हैं सोशल मीडिया कितनी गलत बातें भेज रहा है, रोजाना अफवाहें फैलाते हैं तरह तरह की। आज ये हो गया, कल मान लो ये फैला दिया कि साहब टीम ने कब्जा कर लिया, या मान लो नंगी तस्वीरें लोग भेज देते हैं और हमारे बच्चे देखते हैं, हम उसको रोक नहीं पाते हैं, तो उसको ब्लॉक करने का प्राविधान बोला है ताकि छोटे बच्चे न देख पाए, पेरेंट्स ब्लॉक कर सके। तो इन बातों में इसमें कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आई इस बात को। जबरदस्ती हर बात की बात को बात बनाना, उसका बतंगड़ बनाना, उसको उठाना, ये आदत पड़ गई है कुछ लोगों की, जिसको जितना ये ज्यादा उसको चर्चा में रखेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि सरकार अच्छा निर्णय लिया। हम चाहते हैं जितना चाहे इस पर डिस्कस करें। इसके बावजूद भी सरकार ने ये कहा कि जो लोग इस पर चिंतन करते हैं, जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो आए और सुझाव दें। इसके लिए भी हम तैयार हैं, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, तो भी तैयार हैं। लेकिन सरकार ने जो सबसे ठीक समझा, देश इसमें समझा, वही क्या अब तो 3 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, सब मिला जुला के लगभग इतने होंगे। इन लोगों के लिए अगर गलत दिखाया जाएगा और फिर ये बच्चे भी देख पाएंगे, ऐसा कैसे अलग कर सकते हैं? चलिए ठीक है वैभव जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर यह होगा कि जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि जब अमेरिका में कैपिटल हिल्स पर जब हिंसा हुई, उसको लेकर किस तरीके से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन जब दिल्ली में हिंसा हुई तो यहां पर एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की पूरी कोशिश की कि बीजेपी की तरफ से लगातार एक कार्य किया जा रहा है, किसानों को भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है। टूल किट का भी मामला इसमें सामने आ चुका है। लेकिन ऐसे में देखिए, हिंदुस्तान हमारा है, देश हमारा है, तो कानून भी तो हमारा होना चाहिए। लेकिन ऐसे में आरोप यह लग रहा है कि जब केंद्र सरकार तमाम कानून लेकर आ चुकी है, उसके बावजूद भी लगातार ये कोशिश हो रही है सरकार पर यह आरोप लगाने की कि अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। जो लोग बोलना चाह रहे हैं उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। इसमें गलत क्या है? देखिए, इसमें गलत वही है जिस गलत के खिलाफ हमारे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी कि हमारे अंदर हमारे को स्वतंत्रता चाहिए और हमें बोलने की आजादी, हमारे संवैधानिक अधिकारों का वो होना चाहिए। एक मैं बहुत बड़े एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। ट्विटर पर अगर आप देखेंगे कि महिलाओं को जो सबसे ज्यादा अश्लील और हिंसात्मक तरीके से लोग धमकी देते हैं, गालियां बकते हैं, कई ऐसी आईडी है जिनको आप अभी भी अगर जाकर चेक करें, अपनी टीम को लगाएं, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको फॉलो करते हैं।
उन आईडीज को। बहुत बार टैग करके, ट्विटर में ये फैसिलिटी है कि आप टैग करके प्रधानमंत्री जी का ध्यान खुद आकर्षित करा सकते हैं। महिला दिवस पर हमने खुद कहा कि प्रधानमंत्री जी आप उन लोगों को फॉलो करना बंद कर दीजिए जो महिलाओं को गंदी और भद्दी गालियां बकते हैं। और अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाए कि महिलाओं के सम्मान के प्रति ये कानून लेकर आ रहे हैं तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे इंटेंशन बहुत खराब है। आज हालात ये है कि सरकार की आपत्ति, आप सरकार शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कभी कोई काम नहीं करना चाहती, महंगाई के ऊपर वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात कर दें या महंगाई के ऊपर बात कर दें तो सरकार आपको फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजेगी। नहीं वैभव जी आज बात हो रही है सोशल मीडिया की, तो मैं चाहूंगा कि आप उसी पर रहें। जिस दिन डिबेट होगी कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस दिन हम करेंगे चर्चा, लेकिन आज सोशल मीडिया पर बात हो रही है, आप उसी पर बात करें। जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर आदमी पहुंच नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई तकलीफ बताता है, सरकार की आलोचना करता है, तो सरकार अपने तरीके से व्याख्या करके उस व्यक्ति के खिलाफ सरमान तरह के मुकदमे लगाकर उसको जेल भेजने का काम करती है। लेकिन वैभव जी सरकार ने तो साफ तौर पर यहां पर यह जिक्र किया है ना, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या फिर अफवाह फैलाई जाएगी तब जाकर कार्रवाई होगी। लेकिन सच्चाई अगर कोई पोस्ट करेगा तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी क्या? देखिए, हमेशा सरकार यही कहती है, हम लगातार देख रहे हैं कि नोटबंदी से काला कानून, जो काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जीएसटी से क्रांति आ जाएगी, किसानों के बिल से किसानों का जीवन बदल जाएगा, रोजगार पैदा किए जाएंगे। तो इसमें उतनी सच्चाई जितनी इनके खिलाफ जो पुराने उन्होंने झांसे दी है जनता को, जितना बेवकूफ बनाया है, इसमें भी उतनी सच्चाई है कि इस कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर चलिए ठीक है। निधि गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिर जरूरत क्या थी? और ऐसे में अगर हम कहें जब सरकार ने ये बड़ा बदलाव यहां पर किया है, नए कानून लेकर आए हैं, तो इसकी जरूरत कितनी थी? सचिन जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और श्री रविशंकर प्रसाद जी को तहे दिल से शुक्रिया कहूंगी जो वो इस प्रकार का कानून लेकर आए, क्योंकि मैं तो एज अ पेरेंट्स और एक एज अ सोशल मीडिया यूजर दोनों तरह से बहुत खुश हूँ। आप आज की तारीख में देखिए, कोई भी सोशल मीडिया पे मौजूद वेब सीरीज आप अपने बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकते। मतलब गालियों को इस प्रकार से ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, हिंसा को इतना ज्यादा बढ़ावा देते हैं, अश्लीलता, न्यूडिटी इस तरह से परोसी जा रही है इन वेब सीरीज में, और बच्चे हमारे देखते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जब फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, जब आप जैसे न्यूज चैनल केबल वाला मतलब केबल नेटवर्क एक्ट के तहत काम करते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए भी एक कानून बना हुआ है, तो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कानून क्यों नहीं है? सोशल मीडिया यूजर्स को आप देख लीजिए, ट्विटर पर जितने भी प्रो गवर्नमेंट हैंडल्स हैं उन्हें ट्विटर बिना किसी बात के सस्पेंड कर देता है। आपको पता ही नहीं चलता, आपके किसी के 50,000 फॉलोअर्स है, किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स है, और ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। कोई जवाबदेही नहीं है ट्विटर की। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज पैसा यहाँ से कमाती हैं, पैसा भारत सरकार से कमाती हैं। हम जैसे मतलब पूरी दुनिया में इंटरनेट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है हमारा देश, पैसा यहाँ से कमाती हैं, और लेकिन सरकार के लॉस को फॉलो यहाँ की नहीं करती हैं वो, ठीक है, विदेशी लॉस को करती हैं। ठीक है। और खुद प्रकाश जावड़ेकर ने भी जिक्र किया था कि सेंसर बोर्ड है फिल्मों के लिए, प्रोग्राम बोर्ड है टीवी सीरियल्स के लिए, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे थे, और जब सरकार ने काम किया भी है, प्राची अधिकारी जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि कितनी आवश्यकता थी इसकी, और अब जब ये कानून बन चुके हैं तो आप क्या इससे सहमत हैं? देखिए, वर्ष 2018 में हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, पहले तो हमने मंत्रालय को, जो रिलेटेड मंत्रालय उसको लेटर लिखा, लेकिन हम वहाँ के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। कि हम ये चाह रहे थे कि उल्लू जैसी ऐप या जो एक गंदे, इवन स्त्रियों को माँ बनना एक सच्ची बात है, लेकिन आप किसी अनमैरिड लड़की को स्तनपान करते हुए दिखाएं या अश्लील चीजें दिखाएं, बीइंग अ एक्ट्रेस ऑल्सो, मेरे पास ऐसे ऑफर आ रहे थे तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी ये चीज की। मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मुझे ये हुआ कि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने लेटर लिखा, हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने भी लिखा, तो हमें तो जवाब आया कि नहीं, ये अपनी जो उनका रूल है उसके हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमने फिर प्रधानमंत्री को लिखा, तो वहाँ अंडर सेक्रेटरी नौलख है, उनका जवाब आया कि हमने ये राष्ट्रपति को भेज दिया है, तो 6 महीने में कार्रवाई होगी। आज देखिए, लगभग 6 महीना पूरा होते हुए आ रहा है और हमारी ये मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि एक एक्ट्रेस हूँ, एक महिला हूँ, एक भारतीय हूँ। मेरे पिता जो चीज देख ही नहीं पाएंगे वो चीज मैं कैसे कर लूंगी, आप बताइए। कहा
जाता है कि आपका जो बैक साइड है वो नेकेड रहेगा, आपके चुंबन आलिंगन के सीन नहीं, आपको नहीं, ये तो मैंने आज तक नहीं करा। तो कहते हैं बॉडी डबल यूज कर लीजिए, तो मैंने कहा बॉडी डबल यूज करिए, तो बोलते बॉडी डबल नहीं होता है इसमें ओरिजिनल होता है। आप सोचिए, मतलब आपका संभोग से लेकर ऐसी चीजें, आप ये हम एम्स्टरडैम का खुला वैश्यालय चला रहे हैं कि हम भारत की सांस्कृतिक धरोहर की चीजें बना रहे हैं। मतलब पिक्चर तो राष्ट्रीय वाले भी बनाते थे ना, दुल्हन ऐसी जो पिया मन बाई, तो सारे लोग देखते थे। आज ऐसा क्यों हो गया कि मतलब अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रमतवाद मतलब राष्ट्र को प्रेम करने वाला व्यक्ति, आज ये डिबेट का लोगों के लिए सब्जेक्ट बन जाता है। या उसको देखिए, हमारे भारत की इस बात की बाहर के देश में तारीफ हो रही है। मैंने एक बड़े प्रख्यात जर्नलिस्ट हैं, उनका पूरा देखा, उनका जो एक कृतित्व आया था, तो एनालिसिस आया था, तो वो कह रहे थे कि भारत से हमें सीखना चाहिए अमेरिका को। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने कितने ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिए क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे थे ये लोग। तो उन्होंने कहा कि हमें भारत से सीखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया से कि भारत में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सख्त रुख अपनाया। चलिए ठीक है प्राची जी। वैभव जी, आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से तारीफ हो रही है केंद्र सरकार की, जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही है। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम अफवाहें फैलाई जा रही थी, जो गलत चीजें हैं उन्हें फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है, अफवाह फैलाए जा रहे थे। अब जब सरकार की तरफ से उन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई हो रही है, कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है, लगातार कई सवाल खड़े करे जा रहा है। देखिए, आपके सब्जेक्ट में दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। जो मैडम कह रही थी वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के नाम पर परोसे जाने वाला अश्लीलता। जाहिर सी बात है, एक सभ्य समाज में इस पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार ने अगर इस नियत से इस बिल को लाए हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अश्लीलता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो दोनों पर कानून बना दिए ना। आप सोशल मीडिया की बात कर ले या फिर आप बात कर ले ओटीटी प्लेटफॉर्म की, उन दोनों पर ही तो रोक लगाने की बात कही जा रही है सरकार द्वारा। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए आप किसी चीज को जब ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, सरकार को यह अधिकार है कि उस ब्रॉडकास्ट के पहले उसका कंटेंट चेक करे और अप्रूव करने के बाद में कंटेंट को वो आगे जारी करे। इसमें ये सवाल नहीं रह जाता, अगर ये एजेंसियां अच्छी तरह से काम करें तो ये सवाल नहीं रह जाता कि कंटेंट के अपलोड होने के बाद में सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप स्क्रीनिंग को पहले ही कर लेंगे। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है कि ट्विटर पर और फेसबुक पर मैं क्या लिखता हूँ, तो मैं सही बता रहा हूँ कि अगर सरकार ईमानदारी से अश्लील बातें लिखने वालों पर कार्रवाई करने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा कार्यकर्ता बिल्कुल प्राची जी, मैं आऊंगा आपके पास, प्राची जी। ठीक है, बोलिए प्राची जी, बोलिए। हाँ, तो होगा कि मौसूल और इराक से जो भी लोग लौटे थे, आपको याद होगा, मैं आपको पिछले कुछ वर्ष के दौरान ले जा रही हूँ, उसमें जब लड़के पकड़े गए मौसूल से जब आए थे, उनसे कहा तुम्हारा रिक्रूटमेंट कहाँ हुआ? उन्होंने कहा ट्विटर में हुआ, एक ने कहा फेसबुक में हुआ। मैंने अपनी आंखों से एक बंगाल के, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बंगाल के, क्योंकि मुझे उनका नाम ठीक से मतलब उनका नाम प्रोनाउंस नहीं होता है, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी। वो व्यक्ति, उन्होंने वहां पर कहा हुआ था कि अब अल जिहाद करना है और अब तलवारें, उन्होंने उर्दू में लिखा, अरबिक या उर्दू में लिखा था, ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा उसका, तो मुझे हैरानी हुई, तो मैंने उनको रिपोर्ट करा। तो मुझे जानते हैं जवाब क्या आया, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इग्नोर कर दीजिए, ट्विटर फ्रीडम की बात है, फ्रीडम के बारे में। और जब मैंने ओम का साइन बनाया और मैंने अपना वीडियो डाला तो उन्होंने मेरी रीच कम करी और कहा कि ये जो साइन है आपकी रीच कम करता है। और मुझे हैरानगी हुई, मुझे गाइडलाइन बताई गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जबकि मैंने सिर्फ ममता बनर्जी की जो सरकार है उस पर कुछ सवाल खड़े कर रहे थे कि आपका काडर क्या इतना वो है, तो मैंने बोला कि कहाँ पर वीडियो के किस शब्द में आपको हिंसात्मक लगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरी कम्युनिटी जो है अगर मरना चाहती है तो इनको वोट दीजिए, बस मैंने इतना कहा। तो आप ये बताइए जो दूसरे लोग करे, तो उन्होंने मुझे एक हफ्ते के लिए ब्लॉक करा। आप ये सोच सकते हैं मेरे 2.5 लाख थे तो उन्होंने मुझे 39 पे वो ले आए, उसके बाद उन्होंने मेरी रीच कम कर दी। और मैं ये जानना चाहती हूँ, एक कानून और होना चाहिए, अगर आप एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस से एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, तो आप जब उनका अकाउंट सस्पेंड करें तो उनको विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस करे, चाहे वो किसी चैनल को सस्पेंड करें या किसी व्यक्ति को। पहले तो कारण बताइए, आप कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम से ये नंगापन यहाँ पर नहीं कर सकते, आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते। कैसे ये बात सच हो सकती है, सही हो सकती है कि आप कहें कि मतलब भारत को तोड़ने की बात हो रही है? चलिए ठीक है प्राची जी,
ठीक है विजय जी सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि देखिए जिस तरीके से लगातार तमाम आरोप लग रहे हैं और अभी भी वैभव जी की तरफ से यह जिक्र किया जा रहा है कि सरकार जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने की पूरी कोशिश कर रही है, राइट टू स्पीक जो कि हमारे संविधान में मेंशन है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन उस पर भी बाध्यता जो है वो लगाई गई है कि आपको एक गरिमा जो है वो मेंटेन की गई है, उस गरिमा को अक्रॉस करके आपको कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन ऐसे में लगातार तमाम आरोपों के बावजूद भी सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि क्या लगता है जो कानून सरकार के द्वारा पेश किया गया है उससे आने वाले वक्त में इन तमाम चीजों पर रोक लग पाएगी? क्या सही तरीके से कार्रवाई हो पाएगी? चलिए संपर्क जो है वो टूट चुका हमारा। निधि जी सेम सवाल मेरा आपसे यहां पर है, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो चीजें परोसी जा रही हैं, क्या वो खत्म हो पाएंगी? तो बिल्कुल खत्म हो पाएंगी। आप देखिए सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल बॉट्स भी काम कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल बॉट्स को दूसरे देशों से काम कराया जाता है और जिस तरह से सरकार अपनी गाइडलाइंस के अंदर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मेथड लेकर आई है उससे इन पर जरूर लगाम लगेगा और हर हाल में लगाम लगेगा। जिस प्रकार से सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को 13+, 16+ और 18+ में बांट दिया है, उससे पेरेंट्स को भी फायदा होगा कि वो क्या अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। सर आप खुद देखिए मिर्जापुर सीरीज देख लीजिए, तांडव देख लीजिए, आप इसके पहले सेक्रेट गेम्स आई थी वो देख लीजिए, कितनी भद्दी गालियां। आप अपने बच्चों के साथ, इवन आप अपने माता पिता के साथ बैठ के उस सीरीज को नहीं देख सकते हैं। अगर आप वो सीरीज देखना चाहेंगे तो आप अपने अलावा किसी को उसमें बैठा नहीं सकते हैं, और हम दिखाते हैं अपने बच्चों को, ये मजबूर है दिखाने के लिए हम। ठीक है विजय खिरा जी अपनी बात पूरी करें आप। क्या था मैं कह रहा था कि देखिए इतने संवेदनशील विषय के ऊपर भी जब नियम बनाए जा रहे हैं उसमें भी विरोधी मिल गए इस देश में। आश्चर्य की बात है, उसमें भी विरोध करने वाले मिल गए इस देश में, क्योंकि उन्हें तो राजनीति ही करना है। अब आप बताइए, अफवाहें फैला कर लोग फेक न्यूज डालकर लोग राष्ट्रद्रोह को पनपने दें क्या? उनकी बात को चलने दें क्या मीडिया के ऊपर? क्या सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने दें? क्या धार्मिक उन्माद को बढ़ने दें? क्या इन पर रोक न लगाई जाए? अगर इस तरह से ये होता रहेगा तो कहाँ देश पहुंच जाएगा। एक बात तो परिवार की तो हो ही गई, अभी तक ये बता भी रही है संबंधित महिलाएं, गुरु जी इन्होंने अभी बताया भी है। देखिए आप साथ बैठ के टीवी नहीं जिसमें देख नहीं सकते हैं, जिससे नए नए बच्चों के जो मिच्योर बच्चे अभी बढ़ रहे हैं उनके भविष्य का खतरा है, इन पर रोक न लगाई जाए। और फिर भी देखिए आप कितना साधारण सा कानून बनाया है, अभिव्यक्ति अपनी जगह है, विदेशी मीडिया का स्वागत भी है, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन उन्हीं का ही अधिकारी अपॉइंट करने को बोला गया। ये नहीं कहा कि हम बात रखेंगे, आप अपना अधिकारी अपॉइंट करिए, और अगर आपके पास कोई शिकायत आती है पूरे देश में कहीं से तो उस शिकायत पर अमल करिएगा। 24-36 घंटे के अंदर उसको हटा दीजिए, 15 दिन में क्या कार्रवाई की है हमको बता दीजिएगा। अब बताइए इस कानून में इससे और लचीलापन क्या हो सकता है? इसके ऊपर भी फिर भी एक और कमेटी बनाने का अभी संभावना है, जिसका प्राविधान रखा गया है और जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज उसका चेयरमैन होगा। 3-4 लोग सामाजिक फील्ड से या प्राथमिक फील्ड से उसमें सदस्य होंगे, तो उसको भी रखने का प्रावधान है ताकि कहीं कोई उंगली सरकार पर उठाई नहीं जा सकती है। अभी लोग तो अभी बार बार जिस पर पिट भी गए हैं, जीएसटी पर पिट चुके हैं और उस पर पिट चुके, नोटबंदी पर जनता ने हमारी मोहर लगा दी, सही कामयाब हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है। वैभव जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, अभी आपकी आवाज म्यूट है। जी जी वैभव जी अपनी बात पूरी करें। वैभव जी पर आप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक को आजादी देते हैं कि वो जहर के भाषण उगलते रहे अपने चुनावी सभाओं में, लेकिन कोई दूसरा आदमी अगर सरकार की किसी नीति पर अगर एक बात उठाए तो आपको अधिकार होना चाहिए कि आप उसके ऊपर कोई भी धारा लगाकर उसको। वैभव जी देखिए सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा, देखिए आप जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल दे या फिर बीजेपी का नेता कुछ भी बोल दे उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर वही दूसरे राजनीतिक दल का कोई भी शख्स कुछ बोलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसे में देखिए मुद्दा यहाँ पर बेहद गर्म इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा दिल्ली हिंसा हो या फिर हमने देखा लॉकडाउन में जिस तरीके से तमाम जो मजदूर लोग थे किस तरीके से आनंद विहार पहुंच गए थे, दिल्ली हिंसा में किस तरीके से देखिए भड़काऊ भाषण दिए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो
हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल मसला जब होता है, जैसा कि टूलकिट का मैंने जिक्र किया था कि देखिए हिंदुस्तान हमारा है, कानून हमारा होना चाहिए और आपको यहां पर रहकर उन कानूनों को मानना भी होगा। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे मुद्दे अभी फिलहाल हमारे देश में कुछ महीनों में ऐसे बीते हैं जिन पर इंटरनेशनली उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई है कि इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हिंदुस्तान में हिंसा भड़कानी है। तो ये तमाम प्लानिंग जो है वो इंटरनेशनली हो रही है, तो उसे रोकने की सरकार तो कोशिश करेगी ना। तो आखिर इसमें समस्या क्या है? पूरे देश का किसान आज सड़क पर बैठा हुआ है, आप इस कानून को कहां से ठीक बता सकते हैं? आपने रोजगारों को तमाम कानून बना के देश के रोजगार, देश के जो युवा है वो बेरोजगार है, आप इस देश की संपत्ति को बेचते चले जा रहे हैं, जो रोजगारों की कमी होती चली जा रही है। आपने कानून बनाया संसद में, आप कह सकते हैं कि संसद का कानून जो मानना पड़ेगा। क्यों आज मेरे देश का किसान जो है सड़क पर बैठा हुआ है? कानून को और दूसरी बात सरकार के विरोध करने को देश का विरोध नहीं कहा जाता। सरकार का विरोध करना एक नागरिक संवैधानिक अधिकार है और उसको ये उसकी ड्यूटी भी है, तो ये करना चाहिए। इसको गलत ठहराने की जो परंपरा है ये बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल, देखिए लोकतांत्रिक तरीके से आप आवाज उठाइए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे में अगर इंटरनेशनली कोई मुद्दा उठता है और उसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। इंटरनेशनल कौन सा मुद्दा उठा है जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कौन तय करेगा कि वो मुद्दा सही है या गलत है और किस आधार पर तय करेगा? क्यों? अभी कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें तो खालिस्तानी और आईएसआई की तरफ से कितने ट्विटर हैंडल को बैन किया गया है। तो ये तो तमाम प्लानिंग हो ही रही है ना, किस तरीके से बाहर से बैठकर हिंदुस्तान में हिंसा को बढ़ाना है। तो इन्हीं सब चीजों पर तो रोक लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। किसी भी आंदोलन में खालिस्तान या पाकिस्तान जुड़ जाए तो सबसे ज्यादा इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है। इस देश की जनता खालिस्तान पाकिस्तान नहीं चाहती। ठीक है। प्राची जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी। फिर से एक बार दूसरे वर्षों में लेकर चलूं, बैंगलोर का आपको याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मार मार के भगाया जा रहा था। क्यों? नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग रेलवे स्टेशन पे आ गए थे, अपनी जान की दुहाई मांग रहे थे। एक जो समुदाय विशेष था उन पे हावी हो गया, लेकिन इसमें समुदाय विशेष की भी गलती नहीं थी, क्योंकि ये बाहर से इस्लामाबाद से एजेंडा चला और वहां पर मलेशिया, ये बर्मा और मलेशिया की मस्जिद टूटने की जो तस्वीरें हैं उनको भारतीय बना के नॉर्थ ईस्ट के लोगों का बता के, क्योंकि जो बर्मा के लोग हैं वो थोड़े नॉर्थ ईस्ट जैसे लगते हैं, तो उनको यहाँ का दिखा के ये कहा गया कि देखो इन्होंने मस्जिद तोड़ी है, अब इनकी खैर नहीं, इनको मार मार के भगाओ। तो उनके वहाँ उनकी सोसाइटीज में लोग घुस गए थे। तो बाद में सरकार ने पूरा ये देखा तो ये पता चला ये वहाँ से इस्लामाबाद से हुआ है। तो ये जितने भी रिक्रूटमेंट आतंकवादियों के होते हैं, आतंकवादी आपको याद होगा उसामा बिन लादेन भी अपनी वीडियो जारी करता था, उसामा बिन लादेन भी अपनी वीडियो जारी करता था और वीडियो जारी करके लोगों को जिहाद के लिए कहता था कि तुम आ जाओ। तो भारत को तोड़ने की आप कोई भी चीज हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कितने अकाउंट हैं जो हमेशा उनका एक ही काम है, पीएम मोदी, भारत 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 भारत। अरे भाई ठीक है, मान लिया तुम्हारा प्रधानमंत्री सबसे गंदा आदमी है, लेकिन कुछ तो अच्छा काम करा होगा। क्या भारत से भी तुम्हें प्रधानमंत्री का विरोध करो, लेकिन तुम भारत के विरोध की बात कर रहे हो और नकली आईडी बना रहे हैं लोग, वो सिमरनजीत सिंह लिखते हैं। ठीक है। वैभव जी एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि जिस तरीके से जो दिल्ली हिंसा हुई थी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी फैक्टर उसमें काफी ज्यादा देखने को मिला, लेकिन ऐसे में जो हिंसा हुई थी क्या वो मोदी विद्रोही थे या फिर वो देशद्रोही थे? देखिए, जब भी किसी चुनाव में, मैं बहुत खुल के नाम लेकर कह रहा हूँ, जब भी किसी चुनाव में के पूर्व या चुनाव के बाद में अगर धार्मिक हिंसा होती है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है भारतीय जनता पार्टी। वैभव जी मेरे सवालों का आप जवाब दें। वैभव जी मेरे सवालों का आप जवाब दें। जो दिल्ली में जो लाल किले पर हिंसा हुई, क्या वो मोदी विद्रोही थे या फिर देशद्रोही थे? वैभव जी जवाब दें आप इसका। आप अपना सवाल दोहराएं। हाँ, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो हिंसा हुई थी लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले पर, वो हिंसा मोदी विद्रोही थे या फिर देशद्रोही थे? भाई आप देखिए ना, दीप सिद्धू जो है किसका आदमी निकला? दीप सिद्धू को आपने गिरफ्तार किया। कार्रवाई हो रही है ना, उसे पकड़ा गया, उसे जेल भेजा गया, रिमांड पर लिया गया, पूछताछ हो रही है, कार्रवाई हो रही है ना। आप मेरे सवालों का जवाब दें। वैभव जी सवालों का जवाब तो दें। आप पहले आप ये तो बताएं कि जो दिल्ली में हिंसा हुई वो मोदी विद्रोही थे या फिर देशद्रोही थे? दिल्ली में जो हिंसा हुई वो सिर्फ अपराधी थे, और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण। तो उन अपराधियों को आप वकील क्यों करवा रहे हैं प्रोवाइड?
एक घटना को अंजाम देना, उसको आप कहते हैं कि वो ये, जबकि उसके विषय में पाकिस्तान पिछले 2 साल से कह रहा है कि हमारे लोग भारत में घुस चुके हैं। हम धीरे धीरे, हामिद ने कहा है, वहाँ का जो हामिद है उसने खुद कहा था कि हम जो गजवा हिंद है वो गजवा हिंद हम धीरे धीरे करेंगे, गजवा हिंद हम धीरे धीरे करेंगे। तो हो रहा है PWD की 5.5 एकड़ जमीन, 5.5 एकड़ जमीन, PWD की 5.5 एकड़ जमीन आपने किससे पूछ के रवैया करी है? किससे पूछ कर आपने रवैया करी है? किससे पूछ कर आपने भारत की PWD की जमीन रवैया करी है? देखिए कुल मिलाकर हिंदुस्तान की संप्रभुता और अखंडता पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो कार्रवाई होगी और सरकार कानून लेकर आएगी। ठीक है नितिन गुप्ता जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से लगातार एजुकेशन को बढ़ाने की पूरी कोशिश हो रही है और ऐसे में एक प्लानिंग ये भी यहाँ पर लाई गई थी कि जो भी बच्चे हैं ना उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाएगा, तो क्या अब आने वाले वक्त में बच्चों को ये भी बताने की पूरी कोशिश होगी कि आखिर बैड कंटेंट क्या होता है और गुड कंटेंट क्या होता है और ये कितना जरूरी भी है? बहुत जरूरी है, बच्चे अवेयर भी हैं सर इसके लिए। आजकल बच्चों के माता पिता ही बच्चों को ये सब सिखाते हैं, लेकिन जब बच्चे यंग एज में आ जाते हैं, जो 16 साल का लड़का है या 16 साल की लड़की है, वो ना तो इतना छोटा होता है कि माँ बाप उस पर लगाम लगा सके, ना वो इतना बड़ा होता है कि वो इस प्रकार का घटिया कंटेंट देखने लायक है। लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते हैं जब तक इस तरह की कोई गाइडलाइन ही ना बने। जिस तरह से इन्होंने पेरेंटल लॉक लगाया है, सबसे अच्छा कदम है। मैं तो एज अ पेरेंट बहुत खुश हूँ। और ये जो आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जब कैपिटल हिल में हिंसा हुई थी तब तो इन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि हिंसा हिंसा है। और जब हमारी 26 जनवरी के दिन लाल किले से देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया गया, तो ये इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। ये वकील प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों के लिए। जब हमारे पुलिस वाले घायल हुए थे और अस्पताल में पड़े थे। वैभव जी आऊंगा मैं आपके पास, निधि जी को उनकी बात पूरी कर लेने दे। वैभव जी मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, अभी वक्त है हमारे पास, निधि जी को उनकी बात पूरी कर लेने दे जी। जब हमारे इतने सारे पुलिस वाले घायल हुए थे, तब आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें देखने नहीं गए थे अस्पताल। वो दिल्ली के नागरिक नहीं थे क्या पुलिस वाले? किसान आंदोलन में चले जाते हैं क्यों भाई? वोट तो तुम्हें पुलिस वाले भी देते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं वो भी, बिल्कुल है वैभव जी। देखिए लाजमी सवाल है, आखिर लगातार जो अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लग रहे थे, क्योंकि देखिए हमने देखा भी है जब दिल्ली हिंसा में पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किए गए और तमाम उपद्रवी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से तलवारें भी तानी गई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या बयान दिए गए थे वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन वही जब पंजाब में चुनाव है और तमाम जगहों पर निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो अरविंद केजरीवाल लगातार किसानों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आखिर ये दशाता क्या है? यही ना कि आने वाले वक्त में अपनी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, एक तो किसान का बिल जो है वो पंजाब के लिए नहीं है, वो पूरे देश के किसानी को बर्बाद करने के लिए आया गया है। इसको पंजाब के राज्य से, एक छोटा सा राज्य है, उससे जोड़कर देखने के लिए एक प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ है, क्योंकि इस किसान के बिल के जरिए वो बहुत अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि पंजाब के किसान बहुतायत में वहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए पंजाब के किसानों को खालिस्तानी रंग देने से उनके एजेंडा को फायदा मिलता है। दूसरी बात रही पुलिसकर्मियों की, तो पुलिसकर्मियों को देखने जाने और देखने न जाने के बजाय आप ये देखो कि पुलिसकर्मियों के प्रति, आज देश के जवानों के प्रति हमारी नीतियां क्या है। हमारी नीति ये है कि ड्यूटी पर यदि कोई जवान शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार सम्मान राशि उसके परिवार को देती है। आप जरा पता करिए कि जो जवान वहां पर शहीद हुए थे पिछली बार जो बम कांड में, उसने कितने परिवारों को क्या रिहेबिलिटेशन इस भारत सरकार ने दिया, आप सिर्फ इसका पता कर लीजिए, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी जवानों के प्रति इनके। चलिए ठीक है वैभव जी, विजय खेरा जी, ठीक है वैभव जी। विजय जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह होगा कि देखिए जिस तरीके से लगातार हमने देखा बीते कुछ महीनों में महामारी का दौर चला, उसमें भी लगातार विपक्ष जो है वो कई सारे सवाल खड़े कर चुका था। वही किसान आंदोलन को भी लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को पूरा घेरने की कोशिश कर रहा है। टूल किट का मामला भी देखने को मिला, लेकिन ऐसे में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी पूरा मामला जो है प्रकाश में आ चुका है। ऐसे में सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, जिसकी वजह से कुछ भी मुद्दे को उठाकर सरकार को साधने की पूरी कोशिश हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई मुद्दा छोड़ते ही नहीं है। जहाँ भी तकलीफ दिखाई देती है, जहाँ गरीब को सताया जा रहा हो, जहाँ मजदूर किसान का सवाल हो, जहाँ महिलाओं की प्रतिष्ठा
प्राथमिकता का सवाल हो, उस हर जगह नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले आगे आते हैं और उसको दूर करने की उन समस्याओं को प्रयास करते हैं। अभी आप कृषि बिल पर ये बार बार किसान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं एक लाइन में इनको फिर बताना चाहूंगा और फिर जोरदारी से आज कह रहा हूँ, दोनों बातें दोनों बिलों की। किसान बिल रहेगा रहेगा रहेगा, इसलिए रहेगा किसान बिल तो हमें 85% गरीब किसानों की चिंता है, ना कि 10% अमीर किसानों की। वो चिल्लाते रहे मैं गरीब किसानों को खून और नहीं चूसने दूंगा रईस किसानों को, ये भाजपा ने तय कर रखा, इसलिए ये बिल रहेगा। उन्हें कोई समस्याएं तय करे, कोई कमी दिखाई दे बताएं, उसको दूर कर सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। पर ये सोचें कि बिल दूर कर दें और फिर 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ जमीन के किसान आपके आगे फिर उसी तरह नंगे घूमते रहे बिना चप्पल बिना कपड़ों के, ये नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी जो 65 साल से हो रहा था। इसी तरीके से आप कोई भी बिल जब बनाते हैं, आप निजीकरण का बिल लीजिएगा, अब उसका भी उन्होंने भारी विरोध किया। अरे भाई निजीकरण में आप देख रहे हैं एयर इंडिया अरबों के करोड़ों के घाटे में चल रही है, सारी रोडवेज बंद हो गई है, स्कूल ऑफ इंडिया लिमिटेड बंद हो गया, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद हो गया, ये लिटे रोड अड्डे हैं। मैं आपके ही चैनल पर मैंने 2 महीने पहले सरकार का काम धंधा व्यवसाय करना नहीं है। बाबू जी आपसे भी जवाब लूंगा मैं इसका, थोड़ी देर रुक जाए, बस थोड़ी देर रुक जाए जी। विजय खैरा जी अपनी बात पूरी करें आप। मैं ये कह रहा था आपके चैनल पे 2 महीने पहले मैंने बोला था कि निजीकरण होगा, सरकार का काम धंधा व्यवसाय करना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है व्यवसाय से। आज प्रधानमंत्री जी ने उस पर मोहर लगा दी जो मैंने उस दिन कहा था, और यही मैं आज भी कह रहा हूँ। आखिर कांग्रेस ने भी तो के जमाने में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बंद हुआ, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद हुआ, साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद हुआ। क्यों बंद हुए? क्योंकि घाटे खा के बर्बाद हो गई है। तो क्यों उसको धंधा करा के ये चरागाह बना दें भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, भाई भतीजाबाद को नौकरी देने के लिए और झूठे टेंडर डालने के लिए? बंद कर देंगे उनको, बिल्कुल बंद कर देंगे। कोई सबका निजीकरण कर देंगे, भ्रष्ट अड्डे बंद कर देंगे, नेताओं के भी अड्डे झूठे बंद कर दिए जाएंगे, लूट पतोट वाले। इसी तरह कोई भी बिल होगा, अब ये बिल आया इतना साधारण सा बिल है जिसमें कई अभिव्यक्ति की आजादी तो कहीं पर जा ही नहीं रहा। राष्ट्रीय अखंडता के लिए छोड़ दें क्या, जैसे हम अभी कह भी रहे थे, क्या महिलाओं की इज्जत के लिए छोड़ दें इस बिल को, न लाएं? ऐसे कानून न बने क्या जिससे जनता का भला हो, देश में एकता कायम हो, फिर भी आपको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। ये भी कहा है कि विदेशी जितनी भी चाहे व्हाट्सएप वगैरह सब स्वतंत्र हैं, वो आए, उनका स्वागत है और जैसे चाहे विज्ञापन करें, लेकिन ऐसे विज्ञापन न करें, ऐसी खबरें न दिखाएं जिससे अश्लीलता बढ़ता है। हमारी संस्कृति अलग है। भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग दूसरे तरह से सोचते हैं, हम लोग रहते दूसरे तरह से। आज भी हम लोग एक परिवार में रहते हैं, वहाँ तो बाप को बेटे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इंग्लैंड में तो ये हालत है। तो हम दूसरी पद्धति के लोग हैं, हम अपनी संस्कृति को बर्बाद नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है प्राची जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि देखिए किस तरीके से विजय खैरा जी ने साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाध्यता जो है वो बहुत जरूरी भी है हर एक व्यक्ति के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और खास तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो तमाम वेब सीरीज आती हैं उन पर रोक लगाना भी बेहद आवश्यकता एकदम जरूरी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में आपके ही फील्ड से कई ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो लगातार उस वेब सीरीज में काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही तो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो वेब सीरीज को पसंद करने लगे हैं, उनका रुख जो है वो काफी ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं उन पर भी तो लगातार आरोप लगने ही चाहिए कि वो काम ना करे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि काम करने के अपनी शर्त मनवाने के बहुत तरीके होते हैं जी। मैंने 20 फिल्मों में लगभग तेलुगु, तमिल की और मिक्स लैंग्वेजेस की काम करा है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा दायरा कहाँ है। आप 50 स्क्रिप्ट सुनते हैं, उसमें से 2 ही साइन करते हैं आप। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने युवा वर्ग से, जब भी आप किस फील्ड में आए थोड़ी एजुकेशन लेकर आए ताकि आपके ऑप्शंस रेडी रहे। आप हाई स्कूल फेल होकर आएंगे तो आपको कहाँ काम मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको जब आप 10 लड़कियां मना कर देंगी तो उनके पास मजबूरी में अपना या तो कंटेंट चेंज करना पड़ेगा या आपको आपकी शर्तों के साथ काम देना पड़ेगा। अब आप इतना ज्यादा उनके साथ मिलकर उनके विरोधी एजेंडा या आपको दुबई में पे मास्टर बैठे हैं आपके एक महिला है जो बार बार किसान आंदोलन में आती रहती हैं, उनके पे मास्टर कहाँ बैठे हैं? वो हर महीने इस्लामाबाद के टीवी शो में कहती हैं कि ये भारत से अच्छा है। तो ऐसे लोगों का आप क्या कीजिएगा? वो मानसिकता तो आप नहीं बदल सकते हैं, वो मानसिकता को आपको एग्जीक्यूट
करना होगा, इन द सेंस आपको उनको बाइकआउट करना होगा, तभी हो सकता है। क्योंकि हम जैसी लड़कियां जो सही तरीके से काम करना चाहती हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं अच्छे घर से नहीं होती तो शायद मैं भी किसी पंखे से लटक गई होती, या फिर मुझे भी बाइकआउट कर दिया, मतलब बिल्कुल ही कर दिया होता। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने करा है बाइकआउट, मैं जानती हूँ किस किस ने करा है। तो ये राष्ट्रवादी होने के चक्कर में मुझे कितना खामियाजा उतारना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि दक्षिण में है हम, वरना तो हमारा क्या हो जाता हम जानते हैं। हमें कहाँ शूट कर दिया जाता है या कहाँ कितनी धमकियां आती हैं, हम जानते हैं जो कार्य हम करते हैं। इसलिए अपना दायरा जो है, फुहरता और बोल्डनेस में अंतर है। बोल्डनेस ये कहती है कि आप बेबाकी से आप बात करो, बेबाक रहो, आप अपने कपड़े पहनिए, लेकिन वो चीज जो बिल्कुल अशालीन हो, आपको स्कर्ट पहनने से मनाही नहीं है, आपको जीन्स पहनने से मनाही नहीं है, आप मिनी स्कर्ट पहनिए। आप बिल्कुल आप कहेंगे कि मैं अंडरगारमेंट जैसे कपड़े पहन लूं और मैं बिल्कुल मतलब कपड़े उतारने लग जाऊं, ये बोल्डनेस है। तो ये बोल्डनेस नहीं है। मैंने दोबारा कह रही हूँ, हम एम्स्टरडम का वैशाल्य नहीं चला रहे हैं, हम भारत का बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजों का जिस तरीके से आपने जिक्र किया उस पर रोक लगना भी आवश्यक है, और आने वाले वक्त में जिस तरीके से तमाम यंगस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, एकदम बिल्कुल जरूरी हो चुका है। क्योंकि आने वाले वक्त में ये बहुत ही जरूरी है कि तमाम इन प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाई जाए और सेंसर बोर्ड जो है अलग तरीके से यहाँ पर बनाया जाए। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें निधि जी, तो जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जो कानून बनाए गए, जो लॉज लेके आए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं रोक जो है वो जरूर लगेगी। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फिर मतलब क्या रहा? क्योंकि देखिए, लगातार हमने देखा है कि मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के सीईओ हैं, उनकी तरफ से लगातार तमाम बयान दिए गए थे, और ऐसे में कई आरोप भी लग रहे थे कि किस तरीके से फेसबुक हो, चाहे वो अगर हम बात करें इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं क्राइटेरिया, एक बंधन जो है वो लगाना बहुत ही जरूरी है। आपको क्या लगता है कि ये बंधन कितने हद तक होनी चाहिए? सर, एक सीमा रेखा तो तय बिल्कुल होनी चाहिए। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते ना, फेक न्यूज नहीं फैला सकते ना। आज की तारीख में यूट्यूब पर कितने सारे ऐसे न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, छोटे छोटे, जो ना तो कोई रजिस्टर्ड है, ना वो किसी मानक का पालन करते हैं, और बस वो फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं। तो एक सीमा रेखा की तो आवश्यकता है ना। आप देश विरोध की हद तक तो नहीं जा सकते ना। बोलने की आजादी के नाम पर देश विरोध तो नहीं होना चाहिए ना। तो वहां तक तो आपको लगाम लगानी बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, अभी टूल किट का मामला आया था, देश दहलाने की कितनी बड़ी साजिश सोशल मीडिया के थ्रू ही होने का प्रोग्राम था ना। पूरा प्लान बनाया हुआ था, जिसमें विदेशी ताकतें भी लगी हुई थी। ठीक है, वैभव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? वैभव जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी फेक न्यूज का शिकार है। वो फेक न्यूज का विरोध भी कर रही है, लेकिन फेक न्यूज का शिकार है। इसलिए साफ पता चल रहा है कि फेक न्यूज एक बहुत गंभीर समस्या है। ये टूल किट को कह रही है कि देश हिलाने की साजिश थी। तो ये फेक न्यूज का ही तो कमाल था कि एक साधारण सी लड़की जो कुछ प्लान लेकर बैठी हुई थी आंदोलन के अंदर काम करने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको देश हिलाने की साजिश बताया जा रहा है। कहने का मतलब एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से दो बातों को मिक्स किया जा रहा है। पहला ये कि जो टीवी पर आने वाली अश्लीलता है उसको कंट्रोल करने के नाम पर लोगों को बोलने से रोकना, ये बिल में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसको जो कवर दे रहे हैं, इसकी जो हेडलाइन है वो ये है कि टीवी पर अश्लीलता रोकी जाए, कंटेंट की अश्लीलता रोकी जाए। लेकिन इसके अंदर की जो बाइलाइन है और जो मेन कंटेंट है वो ये है कि लोगों को बोलने से रोको, लोगों को सरकार के खिलाफ जो बोल रहे हैं उसको रोको, सरकार की नीतियों की आलोचना करने से रोको। ये इस बिल का सबसे खतरनाक पहलू है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए जस्टिफाई कर रहे हैं कि कंटेंट में न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि कंटेंट में न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंटेंट में न्यूडिटी रोकने के नाम पर आप सरकार की नीतियों का विरोध करने को दबा रहे हैं। ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए, ठीक है। प्राची जी, सुना आपने, यहाँ पर वैभव जी की तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, संविधान को और मजबूत करने की पूरी कोशिश हो रही है। आखिर आप किसका साथ देंगी? देखिए, पहली बात यह है कि मैं जब से सुन रही हूँ इनका एक ही एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी। मेरा एजेंडा है कि हम महिलाएं कैसे सुरक्षित हो, दूसरी चीज भारत कैसे सुरक्षित हो। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। ठीक है, देखिए, ठीक है, आप सभी से एक अनुरोध है कि देखिए टाइम की, समय की बहुत कमी है। विजय खेरा जी, 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। मैं तो खाली इतना कहना चाहूंगा कि विरोधी दल स्वस्थ परंपरा रखें, जहां विरोध की आवश्यकता है खूब विरोध करें, और अभिव्यक्ति के नाम पर गुंडों, बदमाश, उचक्कों, देशद्रोहियों और इस तरह के अफवाहें फैलाने वालों को उनको अपनी तरफ से सहारा न दें। ठीक है, वैभव जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से।
मेरा कहना यह है कि सरकार ईमानदारी से पूरी सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले लोगों को, महिलाओं को भद्दी गाली देने वालों को तुरंत आइडेंटिफाई करें, उनके आईडीज डिलीट करें, उनको ऐसा करने से रोके, उनके खिलाफ मुकदमे जरूरत पड़े तो करें, और खासतौर पर सबसे पहले सरकार के मंत्रियों को और अगुवाओं को उन आईडीज को फॉलो करने से बचना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कौन प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। ठीक है निधि जी, 20 सेकेंड को क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। सर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो कृपा करके सरकार विरोध के आड़ में देश का विरोध ना करें। ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी। हम भी सोशल मीडिया पे हैं सर, हमारे लिए भी नीति गाली गलौज का प्रयोग करते हैं लोग, हमें भी इसका फायदा है। इसलिए अच्छे चीज का स्वागत करना चाहिए। अगर कोई नीति बुरी है तो आप उस नीति का विरोध करें, लेकिन मोदी विरोध के चलते आप देश का विरोध ना करें। ठीक है प्राची जी। देखिए भारत अपने संविधान से चलेगा, दूसरे के नहीं। और जो भी सरकार निर्णय ले रही है वो देश की भलाई के लिए है, और हम चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी मानसिकता से हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो हमें एक साथ एकजुट होकर खड़े रहना चाहिए। हाँ, बाद में अगर कुछ गलत होता है तो हम उससे आवाज उठाएंगे, हमारा काम है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्राची जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय खैरे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और निधि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। और ऐसे में अगर हिंदुस्तान की संप्रभुता और अखंडता पर कोई भी सवाल खड़ा करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अगर अफवाहें फैलाई जाएंगी तो अब उस पर भी कानून बन चुका है और आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।